एक अंग्रेज जिला कलेक्टर की हत्या की जुर्म में केवल 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भारत माँ के वीर सपूत अनंत लक्ष्मण कान्हेरे का नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लाखों महान क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपनी जान तक दे दी, पर फिर भी उन्हें इतिहास की किताबों में कहीं पर जगह तक नहीं मिली। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही नौजवान की कहानी है जिसे शायद हमने भुला दिया। यह उन दिनों की बात है जब भारत की राजनीति में दो मुख्य विचारधाराएं उभर रही थी। एक और कांग्रेस थी जो अंग्रेजी सरकार के साथ बातचीत के रास्ते स्वतंत्रता पाना चाहती थी, इसीलिए वो अंग्रेजों से बातचीत द्वारा भारतवासियों के लिए अधिक से अधिक अधिकारों की मांग कर रही थी। दूसरी ओर अपने दिल में क्रांति के शोले जलाए हुए कुछ जाबाज क्रांतिकारी अंग्रेजों का शासन जड़ से उखाड़ फेंकने के पक्ष में खड़े हुए थे। इन दीवाने युवकों का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह के जरिए ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है। अंग्रेजों ने जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई तब अंग्रेजी सरकार ने हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश की और इसी वजह से उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इस घटना ने विद्रोही क्रांतिकारियों के आंदोलन को और भी ज्यादा सुलगा दिया। इधर महाराष्ट्र में भी सावरकर बंधुओं द्वारा अभिनव भारत संगठन की स्थापना की गई थी। सावरकर ऐसे युवकों को ढूंढने लगे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति कर सके। उन्होंने अखाड़ों का इस्तेमाल करके युवकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने युवकों में क्रांति की भावना की जोत जलाई। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर इस संगठन के प्रमुख थे। तब नासिक सशस्त्र क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ ऐसे कई गुप्त संगठन तैयार हो रहे थे जो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ एक चुनौती बन के उभर रहे थे। इन्हीं जहालवादी आंदोलनकारियों से प्रभावित होकर अनंत कान्हेरे ने भी इस संगठन में शामिल होने का फैसला कर लिया। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे का जन्म 7 जनवरी 1892 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंजनी गांव में हुआ था। उनका प्राथमिक शिक्षण निजामाबाद में हुआ था। आगे की पढ़ाई के लिए वो 1908 में छत्रपति संभाजी नगर आए थे। अनंत ने चित्रकला महाविद्यालय में प्रवेश लिया और वो चित्रकला के गुण सीखने लगे। अनंत कान्हेरे को एक बड़ा चित्रकार बनना था, पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अनंत के बड़े भाई गणपतराव का काशीनाथ टोनपे नामक एक मित्र था जो अभिनव भारत संगठन से जुड़ा हुआ था। इसी टोनपे की वजह से गणपतराव की पहचान गनु वैद्य से हुई थी। गनु वैद्य क्रांतिकारियों के लिए हथियार जुटाने का काम करता था। वो बंदूकों की सप्लाई के लिए इधर उधर घूमता रहता था। अनंत कान्हेरे अपने बड़े बंधु गणपतराव की वजह से गनु वैद्य के संपर्क में आए थे और उनके विचारों से प्रभावित हुए। वो अच्छे मित्र बने। उस वक्त गनु वैद्य और अनंत की दोस्ती के बारे में अनंता ने मित्र प्रेम नामक एक किताब भी लिखी थी। अनंत कान्हेरे का रुझान देख काशीनाथ टोनपे ने अनंत कान्हेरे को गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। उस वक्त कलेक्टर की हत्या के मास्टरमाइंड कृष्णाजी गोपाल कर्वे नासिक में गुप्त रूप से क्रांतिकारियों का एक संगठन चला रहे थे। वो पेशे से एक वकील थे, पर उन्हें देश के लिए कुछ करने की चाह थी। उनके साथ विनायक नारायण देशपांडे भी जुड़े हुए थे जो पंचवटी में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। इनका संगठन गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां चला रहा था। इसकी भनक उस वक्त के नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन को थी। जैक्सन ने कई क्रांतिकारियों को इस वजह से जेल में डाल रखा था। जैक्सन बड़ा ही धूर्त और कपटी स्वभाव का था। वो लोगों से स्थानीय मराठी भाषा में बात करता था। उसने संस्कृत भाषा पर भी महारत हासिल कर ली थी। वो हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म के बारे में भी अक्सर लोगों से चर्चा करता। वह लोगों को यह दिखाने की कोशिश करता कि मुझे आपके बारे में बहुत आत्मीयता है और मैं आप में से ही एक हूँ। वो लोगों से कहता कि वो पूर्व जन्म में वैदिक ब्राह्मण था और उसे वेदों का ज्ञान था। उसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि लोग ब्रिटिश सरकार को अच्छा समझे और लोगों को अंग्रेजी पारतंत्र में रहना अच्छा लगे और ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरह का विद्रोह ना करें। जैक्सन के मीठे मीठे बोलों में उलझकर लोग अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली गतिविधियों की पूर्व सूचना खुद आकर जैक्सन को दिया करते। इसके चलते जैक्सन शुरुआत में ही क्रांतिकारियों को पकड़ लेता और क्रांतिकारी गतिविधियों को विफल कर देता।
उस दौर में नासिक के गोल्फ क्लब मैदान में एक दिन जैक्सन और उसके कई साथी गोल्फ खेल रहे थे। उनमें से एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम विलियम था, उसकी गेंद मैदान के बाहर चली गई। मैदान के बाहर तब घोड़ा गाड़ियां खड़ी होती थी। उन्हीं घोड़ा गाड़ी वालों में से एक बुजुर्ग आदमी ने उत्सुकतावश उस गेंद को हाथ से छू लिया। उस वजह से विलियम गुस्से में लाल हो गया और उसने गुस्से में चिल्लाया, "यू ब्लडी इंडियन, हाउ डेयर यू टच माई बॉल।" और उस आदमी को उसने 100 कोड़े मारने की आदेश दे दिए। 100 कोड़े मारने के बाद भी उस अधिकारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह उसको लातों से पीटने लगा। उस मार की वजह से उस बुजुर्ग आदमी की वहीं पर मौके पर मौत हो गई। यह सारा वाकया जैक्सन की आंखों के सामने घटा था। जब उस अंग्रेज अधिकारी को इस घटना के लिए कोर्ट में पेश किया गया, तब जैक्सन ने उस अंग्रेज अधिकारी के बाजू से जवाब देते हुए कहा कि उस आदमी की डायरिया से मौत हो गई थी और यह अंग्रेज अधिकारी निर्दोष है। कोर्ट ने भी उस अधिकारी को निर्दोष साबित करते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया। इस घटना ने नासिक के कई क्रांतिकारियों को गुस्से से भर दिया। अनंत कानेरे को भी इस घटना का पता चला, उसका भी खून खौल गया। कुछ दिनों बाद ही कुछ युवक कालिका यात्रा से लौट रहे थे और कलेक्टर ऑफिस के सामने से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू किए। तब जैक्सन ने उन पर राष्ट्र विरोधी कार्रवाई के कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दायर कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। बाबा साहेब खरे नाम के एक वकील थे जो ऐसे भारतीय क्रांतिकारियों की केस मुफ्त में लड़ा करते थे। जब बाबा साहेब ने इन युवकों की केस लड़ना शुरू की तो जैक्सन ने इनके खिलाफ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्हें भी जेल में डाल दिया। उनकी सारी संपत्ति को भी सील कर लिया। सावरकर जी के बड़े बंधु बाबा साहब सावरकर को नवंबर महीने में जैक्सन ने गिरफ्तार करवा दिया। दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने कवि गोविंद की देशभक्ति पर कविताओं का एक कविता संग्रह प्रकाशित किया था। वो कविता संग्रह सिर्फ 15 पन्नों का था। जैक्सन ने बाबाराव सावरकर को गिरफ्तार करवा दिया और पुलिस ने उन्हें बेड़िया पहनाकर पूरे शहर में घुमाया। इस गुनाह के लिए उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। इस घटना की वजह से सभी क्रांतिकारियों के सीने में जैक्सन के खिलाफ चिंगारी भड़क रही थी, लेकिन अनंत कानेरे के सीने में तो शोले भड़क रहे थे। कृष्णाजी कर्वे के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी गुट ने जैक्सन को मारने का प्लान बनाया। जनवरी 1910 की तारीख तय की गई, पर तभी जैक्सन को मुंबई के आयुक्त के पद पर पदोन्नति दी जाने की खबर मिली। जैक्सन को नासिक में मारना आसान था। अगर वो मुंबई चला जाता तो वहाँ फिर से शुरुआत से तैयारी करनी पड़ती। इसीलिए कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत कानेरे ने जैक्सन के स्थानांतरण से पहले ही उसे खत्म करने का फैसला लिया। अनंत कानेरे को विनायक देशपांडे ने बंदूक दी और सुनसान जगह पर प्रैक्टिस करने को कहा। वो रोज अनंत कानेरे के साथ कलेक्टर ऑफिस जाने लगे और जैक्सन पर नजर रखने लगे। कलेक्टर ऑफिस में कड़ा पहरा होने की वजह से जैक्सन को वहां पे मारना मुश्किल था। तभी पता चला कि नासिक के प्रसिद्ध विजयानंद थिएटर में जैक्सन के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जैक्सन मराठी संगीत नाटकों का दीवाना था, इसीलिए थिएटर में जैक्सन के लिए किर्लोस्कर नाटक कंपनी द्वारा रचित संगीत शारदा नाटक का प्रयोग रखा गया। उस नाटक में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध एक्टर बाल गंधर्व खुद शारदा का रोल करने वाले थे। इस वजह से तूफान भीड़ उमड़ने वाली थी। दिन तय हो गया था 21 दिसंबर 1909। अनंत ने खुद जैक्सन को मारने की जिम्मेदारी ली थी। प्रोग्राम के 2 टिकट खरीदे गए थे। जैक्सन को गोली मारने का काम अनंत कानेरे करने वाला था। जैक्सन को मारने के बाद वहां से भाग पाना मुश्किल था। 18 साल का नौजवान अनंता पुलिस का टॉर्चर सह नहीं कर पाता, इसीलिए अपने अन्य साथियों को पकड़े जाने से बचाने के लिए अनंता खुद को गोली मार लेने वाला था। और अगर वो खुद को गोली मार नहीं पाता तो उसने अपने पास जहर की पुड़िया भी रखी थी। गलती से अनंता का प्रयास विफल हो जाता तो विनायक जैक्सन को गोली मार देता। अगर ये दोनों विफल हो जाते तो कर्वे के पास बंदूक रखी हुई थी। अनंता को पता था कि वो मरने वाला है, इसीलिए उसने एक दिन पहले ही फोटो स्टूडियो में जाकर अपनी अच्छी सी फोटो खिंचवाई, ताकि मरने के बाद अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के पास एक यादगार के तौर पर उसकी फोटो हो। 21 दिसंबर के दिन अनंता तैयार होकर थिएटर में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया।
उसके कपड़ों में 2 पिस्टल छुपा के रखी थी। जैक्सन को आने में देर हो रही थी। तनाव का वातावरण था। अनंता को अपने आप को शांत रखना था। आजू बाजू में पुलिस खड़ी थी। नाटक शुरू हो गया था। अनंता दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी जैक्सन दरवाजे से अंदर आया। उसके साथ उसकी पत्नी और कई मान्यवर लोग थे। जैक्सन जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठा, अनंत कानेरे उसके सामने आके खड़ा हो गया। जैक्सन कुछ समझ पाता तब तक अनंत कानेरे ने गोली चला दी। हड़बड़ाहट में गोली बाजू से निकल गई। विनायक अनंत की ओर देखने लगा। तभी अनंता ने पिस्तौल को जैक्सन की छाती पर तान दिया और लगातार 4 गोलियां दाग दी। जैक्सन जगह पर ही मर गया। अनंत अपने आप को गोली मारने वाला था। तभी भारतीय अधिकारियों में से एक कलशीकर और मारुतराव ने वहां मौजूद अन्य लोगों की सहायता से अनंता को पकड़ लिया। अनंता ना तो खुद को गोली मार पाया और ना ही जहर खा पाया और अनंता पकड़ा गया। मात्र 18 साल की आयु में अनंत कानेरे पर जैक्सन की हत्या की केस चली। अनंत कानेरे पर अमानुष अत्याचार किए गए, पर अनंत ने अपनी जबान नहीं खोली। अनंत ने हत्या में अपनी भूमिका खुशी खुशी स्वीकार कर ली। अनंत कानेरे ने अपनी गवाही में कहा कि मैंने खुद अपने दम पर इस हत्या को अंजाम दिया है। मेरा कोई साथी नहीं है और मैंने इस पिस्तौल को एक अरबी व्यापारी से खरीदा था। अनंत ने हर सावधानी बरती जिससे उसका कोई भी साथी पकड़ा न जाए। लेकिन दत्तू जोशी, जो अनंता का रिश्तेदार था, उसने पुलिस के मार से पोल खोल दी और फिर गनू वैद्य का नाम सामने आया। गनू मुंबई के रेलवे स्टेशन पे पकड़ा गया। तब उसके पास पिस्तौल मिली। गनू ने फिर सब कुछ उगल दिया। परिणाम स्वरूप सब क्रांतिकारी पकड़े गए। जैक्सन की मौत के केवल 4 महीने के भीतर ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अनंत कानेरे, अन्ना कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। 19 अप्रैल 1910 को सुबह 7 बजे इन तीनों को ठाणे के जेल में फांसी दी गई। हैवानियत की हद तो देखो। ब्रिटिश सरकार ने उनके परिवार को अंतिम संस्कार तक करने नहीं दिया। उनके शवों को ठाणे की खाड़ी में जलाकर उनकी राख को समंदर में फेंक दिया ताकि रिश्तेदारों को उनकी राख तक नसीब ना हो। केवल 18 साल की उम्र में अनंत कानेरे ने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस मामले में अन्य आरोपी शंकर रामचंद्र सोनम, नारायण जोशी और गणेश वैद्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। दत्तात्रेय पांडुरंग जोशी को 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अनंत कानेरे और उसके जैसे अनगिनत गुमनाम क्रांतिकारियों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।